निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड राजा का नाम है, दूसरे साइड राजवंश का नाम है। एक में है नान्नुक, राजा का नाम है चंदेल। नान्नुक राजा चंदेल वंश का था, ये सही है। दूसरा है जय शक्ति, ये परमार वंश का नहीं था, ये चंदेल वंश का था। तीसरा है नागभट्ट द्वितीय, ये गुर्जर प्रतिहार का सही है। चौथा है भोज अर्थात मिहिर भोज, ये परमार वंश का था लेकिन दिया है राष्ट्रकूट वंश अर्थात से 2 नंबर और 4 नंबर गलत है, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 कथन है। 1 में है बरिंद्र कुमार घोष, 2 में है योगेश चंद्र चटर्जी, 3 में है रास बिहारी बोस। अब है उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से रास बिहारी बोस जुड़ा हुआ था केवल। 3 नंबर कथन सही है अर्थात ऑप्शन नंबर डी केवल 3 सही है। 1 नंबर जो कथन है बरिंद्र कुमार घोष, ये जो है बरिंद्र कुमार घोष युगांतर के संस्थापक सदस्य थे, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। दूसरा का है योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी अनुशीलन समिति के सदस्य थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी रहे थे 1924 ईस्वी में और गदर पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। तीसरा जो कथन है रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे और गदर विद्रोह के प्रमुख प्रयोजक में से एक थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं, नामित नहीं, प्रांतीय रियासत द्वारा मनोनीत होगा और विधानसभा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा अर्थात ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने हुए सदस्य और रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ये कहता है क्रिप्स मिशन। लेकिन कथन में क्या कहता है? कथन में कहता है प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासत द्वारा नामित नहीं, प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुना हुआ और रियासतों द्वारा रियासतों द्वारा मनोनीत होना चाहिए। 2 नंबर में है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, ये बात सही है, 2 नंबर सही है। ऐसा नियम था क्रिप्स मिशन में। 1 नंबर फिर समझते हैं। भारतीय संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने हुए सदस्य और रियासत द्वारा मनोनीत सदस्य होना चाहिए, ये नियम था क्रिप्स मिशन में। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? ये फनम मतलब सिक्का होता था, नोट। मध्यकालीन त्रावणकोर में फनम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन कुलाह धारण करते थे? कुलाह धारण जो थे, कुलाह का मतलब होता है नुकीली टोपी, इसको सयद धारण करते थे, सयद वंश। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसका स्थान किस राज्य में है? पहला देखते हैं, एक इधर है, इस साइड है शिलालेख का नाम और एक साइड है राज्य का नाम। पहला देखते हैं धौली शिलालेख। धौली जो है से उड़ीसा में है। धौली उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरी केंद्र है और धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के समय से लगाया गया।
अर्थात एक नंबर सही है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, येरगुडी। येरगुडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। येरगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में स्थित है, दो भी सही। 3 नंबर में देखते हैं जौगर। जौगर उड़ीसा के गंजम ज़िले में है, लेकिन इसने क्या दिया है, मध्य प्रदेश, इसलिए 3 नंबर गलत है। 4 नंबर देखते हैं कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है और इसने दिया है क्या, कर्नाटक, इसलिए 3 और 4 गलत है, 1 2 सही है। नीचे देखते हैं उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है। केवल 1 युग्म, बी में है केवल 2 युग्म, सी में केवल 3 युग्म, डी में सभी चारों युग्म। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ये गलत है, क्योंकि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का संदर्भ है। जैसे संगम कविताएं तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती है। संगम कविताएं 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा निर्मित किया गया था। अगला बी नंबर देखते हैं ऑप्शन, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। हाँ सही है बी। संगम कविताओं में समर स्वर्ग का कोई संदर्भ नहीं है, ये गलत है। संगम कविताओं में समर स्वर्ग का संदर्भ था, जिसमें वीरता, ऊर्जावान और उत्साह प्रदर्शित करती है, अर्थात ये सी गलत है। डी में संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। संगम साहित्य में जादुई ताकत को संगत है, अर्थात डी गलत है। संगम साहित्य में जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाता था, जिसे अनुकु कहा जाता है। क्योंकि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। डी गलत है, क्योंकि डी बोलता है संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, नहीं संगत था, विश्वास किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। हाँ सही है, 1 नंबर सही है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अगला देखते हैं 2 नंबर, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। हाँ सही है, 2 भी सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, सही बात है, 2 भी सही। 3 नंबर में है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। हाँ सही है, 3 नंबर सही है, क्योंकि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथन में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राजकाल अर्थात शासनकाल में हुआ। ये कथन गलत है, क्योंकि उस समय गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण चल रहा था, जो कि 1240 से 1266 के बीच था। अगला कथन है बी 2 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और इस शहर पर घेरा डाल दिया। हाँ सही है, क्योंकि 1299 ईस्वी में मंगोलों ने
मंगोल शासक दाब खान के पुत्र कुतलुक खान, जिसे कुतलुक ख्वाजा भी कहते हैं, के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था, अर्थात आक्रमण हुआ था, अर्थात 2 नंबर सही है। 3 नंबर कथन है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, नहीं हारा था, इसलिए कथन नंबर 3 गलत है। अगला है कि उपयुक्त कथन में से कौन सही है। एक एन में है 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में 1 और 3, डी में केवल 3, अर्थात इसका 2 नंबर सही है। अलाउद्दीन वाला, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और इस शहर पर घेरा डाल दिया। केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। नहीं, गलत है। पहला कथन गलत है क्योंकि ये गजपति शासकों से नहीं लिया था, भोई वंश के शासकों से लिया था, भोई वंश के शासकों से लिया था। दूसरा कथन है बी, 2 नंबर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। हाँ, कथन सही है क्योंकि अल्फांसो डी ने जनवरी 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया था। उस समय गोवा की सत्ता बीजापुर के शासक के हाथ में थी, जो अपने ही राज्य में विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। मौके का फ़ायदा उठाकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अतः कथन नंबर 2 सही है। कथन नंबर 3 देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई ज़मीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। हाँ, कथन 3 सही है क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जो मेंबर था फ्रांसिस डे, उसका नाम था फ्रांसिस डे, ने 1639 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी से मद्रास को पट्टे पर लिया था। उन्होंने वहाँ एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। अतः कथन नंबर 3 सही है, अर्थात कथन नंबर 2 और 3 सही हुआ, कथन नंबर 1 गलत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। इनमें से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? पहला है न्याय प्रशासन, ये आरक्षित विषय था। स्थानीय स्वशासन, ये आरक्षित नहीं था, ये अंतरित ट्रांसफर्ड था। तीसरा है भू राजस्व, ये रिजर्व था। 4 नंबर में है पुलिस, ये भी रिजर्व था, अर्थात 1, 3 और 4 रिजर्व में आया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखते हैं कि आरक्षित विषय में कौन कौन आता था और रिजर्व विषय में, आरक्षित विषय अर्थात रिजर्व विषय में कौन कौन आता था और अंतरित या ट्रांसफर्ड विषय में कौन कौन आता था। तो ये आरक्षित और रिजर्व जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बांटा गया था। इसमें आरक्षित सूची में कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि, राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे, जबकि अंतरित अर्थात ट्रांसफर्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय अस्थानांतरित सूची अर्थात ट्रांसफर्ड सूची के अंतर्गत आते थे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड है ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम और दूसरे साइड किस रूप में जाने गए। एक में है आर्यदेव। ये आर्यदेव थे, बौद्ध भिक्षुक थे। जैन दिया है, जैन विद्वान, अर्थात कथन नंबर 1 गलत है, क्योंकि आर्यदेव बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के शिष्य थे। दूसरा है कथन दिगनाग। दिगनाग ये बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध विद्वान थे, ये सही है। तीसरा है नाथ मुनि, ये वैष्णव विद्वान थे, ये तीसरा कथन भी सही है, अर्थात कथन नंबर 1 गलत है, 2 और 3 सही है, अर्थात 2 युग्म सही हुआ। नीचे देखते हैं, उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 2 युग्म, 2 अर्थात 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 युग्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। एक में है नीति प्रकरण, 2 में परिशिष्ट पर्वन, 3 में अवदान शतक, 4 में त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ पूछता है ना। एक में देखते हैं नीति प्रकरण, ये बौद्ध ग्रंथ है। 2 में है परिशिष्ट पर्वन, ये जैन ग्रंथ है। ये परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ के लेखक हेमचंद्र है। 3 नंबर में है अवदान शतक, ये बौद्ध ग्रंथ है। 4 नंबर में है त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण, ये भी जैन ग्रंथ है और इसके लेखक जिनसेन है, जिसने राष्ट्रकूट शासन के दौरान ये लिखी थी। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 और 4। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर में है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। हाँ, ये कथन सही है, 1 नंबर सही है। 2 में है अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। हाँ, ये भी सही है, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। 3 नंबर में है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये 3 नंबर गलत है। ये सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो है ना, ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि सोमनाथ मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुआ था। सोमनाथ मंदिर की स्थापना कब हुआ था? त्रेता युग में। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और यहाँ दिया है किसने? राधा कृष्णन का दिया है, इसलिए कथन नंबर 3 गलत है, अर्थात 1 2 सही हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है। ये मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। बी, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है, गलत है। तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, गलत है। डी में है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था, गलत है। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। ए में है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ए, अकबर। अकबर ने कराया था।